आज हम डिस्कस करेंगे, जनरल डिस्कशन में आज हम समझेंगे कि आवर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम यू ऑल इन कैल्विन। आई एम शिवानी शर्मा, योर बायोलॉजी मेंटर, और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर आवर एनवायरनमेंट के बारे में। तो क्या होता है आवर एनवायरनमेंट, आज हम डिस्कस करेंगे। जनरल डिस्कशन में आज हम समझेंगे कि आवर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट्स और उसके फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटीज़ से हम इसको अफेक्ट करते हैं। तो ये है आज हमारा फर्स्ट चैप्टर आवर एनवायरनमेंट का। सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा है एनवायरनमेंट, तो हम सभी ने इस वर्ड को मोस्टली सुना ही है, कभी न्यूज़ चैनल्स में, कभी टेलीविज़न में, कभी न्यूज़पेपर में, कभी अपने सराउंडिंग में पीपल से, जितने भी आसपास आपके लोग होते हैं मोस्टली सब बोलते हैं कि एनवायरनमेंट शुड बी हेल्दी और यू शुड वर्क इन दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, यू शुड वर्क इन दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट शुड बी हेल्दी। ठीक है, तो क्या होता है ये एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ मौजूद हैं वो क्या है, एनवायरनमेंट। सपोज जैसे जैसे हमारी जगहें बदलती जाएगी, जैसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे, वैसे ही हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज होता चला जाता है। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में है वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट क्या है, हमारा सराउंडिंग। अब एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स है जो आते हैं। एक होते हैं हमारे लिविंग फैक्टर्स, एक होते हैं हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स। दो ही तरह के फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग और लिविंग के अलावा भी कुछ और प्रेजेंट हो, नहीं, या तो हमें कोई लिविंग थिंग ही नज़र आएगी या हमें कोई नॉन लिविंग थिंग नज़र आएगी। जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का इंटरेक्शन होता है, उस वर्ड को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। तो इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जिस कंडीशन में हम काम करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वो क्या है, एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट मेनली क्या होता है, सपोज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या आता है, हमारा एयर। हाइड्रो में क्या आता है, वाटर। लिथो में क्या आएगा, लैंड। और जहां पर एयर, वाटर और लैंड तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को। अब हम इसमें बात करने वाले हैं अपने इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम को किसने दिया था, सबसे पहले इकोसिस्टम को दिया था 1935 में आर्थर टैंसले ने। इन्होंने बताया था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन मतलब जब ये दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तब उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो होती है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पर क्या हम इन चीज़ों के बिना रह सकते, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट है इनके बिना, क्या इनकी लाइफ एग्जिस्ट करती है अबायोटिक फैक्टर्स के बिना, नहीं करती। क्यों, अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन किस किस तरह का इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी अभी क्लियर हुआ होगा। इकोसिस्टम में क्या होता है, ये एक छोटा इकोसिस्टम भी होता है, इसमें एक बड़ा भी हो सकता है। ये सिर्फ प्लेस पर डिपेंड करता है कि इकोसिस्टम का साइज क्या होगा। कोई भी साइज, सपोज
आपका एक्वेरियम भी क्या है, इकोसिस्टम है, उसके अंदर भी एक पूरा, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं और फंक्शन कर रही हैं एक सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और आपका ओशियन भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी, बस जितनी डिफरेंट स्पीसीज जिसमें प्रेजेंट होंगी उतना ही उसका साइज बड़ा या छोटा होगा, ठीक है। आपका गार्डन भी एक इकोसिस्टम है और एक फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम है। ये हो गए हमारे इकोसिस्टम के टाइप्स की कितनी तरह का इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है। अब हम इसमें बात करते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस करा अभी कि अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स, हमारे जो दो मेन कंपोनेंट हैं, वही हमारा इकोसिस्टम मैनेज करते हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे, नॉन लिविंग, और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे, लिविंग। सबसे पहले अब हम इनको सीरीज वाइज डिस्कस करेंगे कि अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर हम जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट्स पर। अबायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे वो क्या है हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसमें मेन चीज़ें क्या आती हैं, विंड मतलब हवा। हवा क्या होती है, ये भी हमारा मेन अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। इसके बिना भी हम नहीं रह सकते। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, जिससे प्लांट क्या होंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे अपने लिए खाना, तो इसके बिना भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि वी ऑल आर डिपेंड ऑन प्लांट, प्रोड्यूसर्स पे हम डिपेंड करते हैं। सॉइल में क्या होता है हमारा, सॉइल क्या करती है, मिनरल्स को कंटेन करती है। जितना भी मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होगा तो उतना ही अच्छा, जितना न्यूट्रिएंट सॉइल में होगा, न्यूट्रिटिव सॉइल होगी, उतना ही अच्छा हमारा प्लांट इसमें ग्रो करेगा, ठीक है। तो सॉइल की नीड भी हमें पता चल गई। अब हम बात करते हैं पानी। जैसे हम सभी को पता है कि जल ही जीवन है, पानी पीने के लिए और जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं उनको करने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा नीड होती है। फिर इसमें आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जिसमें हमारा होता है O2 प्रेजेंट, मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है प्लांट और एनिमल्स के। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, CO2 प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट इसी में होता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, क्या हम इन चीज़ों के बिना सरवाइव कर सकते हैं, O2 और CO2 के बिना हम सरवाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। विजिबल है आप सभी को, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है, अब कोई कहेगा कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। जितनी भी एंजाइम की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं जितनी भी हमारी बॉडी में, वो किस पर बेस्ड होती हैं, टेम्परेचर पे। अब पूछेंगे आप कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। जब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। कैसे, एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, ये सारे टॉक्सिन्स निकालने में, ब्रेक डाउन करने में, डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। हमने पढ़ा है अपने इसी क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस में सारे इसके फंक्शन। डाइजेशन हम सभी ने इसका टॉपिक पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एंजाइम के फंक्शन क्या होते हैं, और ये बेस किस पे करते हैं, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अबायोटिक फैक्टर्स के नीड क्या है, ये अब हम सभी को पता चल गई है। अब हम अपने पॉइंट्स पे पढ़ते हैं आगे, जो है हमारा बायोटिक फैक्टर्स। आई होप आप सभी को ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया हो। अब इसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोसिस्टम क्या होता है। मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चंस भी बताती चली जाऊंगी, ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में। आपसे मोस्टली पूछ लिया जाएगा 1 मार्क और 2 मार्क में कि इकोसिस्टम क्या होता है और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स कौन है हमारे, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे मेन कंपोनेंट इकोसिस्टम के। इसमें 1 मार्क में आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या होता है, ठीक है।
ये भी आप इसको आंसर कर सकते हैं कि जो भी चीज हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो क्या है, हमारा इंटरेक्शन। इकोसिस्टम क्या है, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का जब इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए तो अब ये वाले पॉइंट्स भी हमारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपना ये पॉइंट क्लियर करते हैं, बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें 3 मेन ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो है हमारा प्रोड्यूसर फर्स्ट, सेकंड है हमारा कंज्यूमर, थर्ड है हमारा डिकम्पोजर। क्लियर। अब हम इनको टॉपिक वाइज क्लियर करते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है और डिकम्पोजर क्या होता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्लांट क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूसर का वर्ड अभी हमने सुना था, इसका नाम भी अभी हमने सुना था। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर क्या होता है और इसके क्या फंक्शन होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर, इसके जैसे हम नाम से भी समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर मतलब कि जो कुछ बना रहा होगा, जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो वो क्या है हमारा प्रोड्यूसर। जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड होते हैं। क्यों? अगर प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूस नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, तो कंज्यूमर कुछ कंज्यूम नहीं कर पाएगा। आगे के जितने भी प्रोसेस है वो वहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर ने अपना प्रोग्राम फंक्शन नहीं करा है। हमने कई लोग, अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर से। जैसे अगर मूवी होती है, उसमें क्या कर रहा है, एक फिल्म जो प्रोड्यूस होगी वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर उसका। अगर प्रोड्यूसर फिल्म ही प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या उसको कोई देख सकता है? तो हम लोग उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसा ही प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का मेन रोल होता है। इसको अब हम डिस्कस करेंगे आगे। प्रोड्यूसर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन एनर्जी थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना जो एनर्जी है वो बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मेक देयर ओन फूड। ऑर्गेनिजम्स who make their own food। सिंपलेस्ट वे में बता रही हूँ मैं आपको, सिंपलेस्ट डिफाइन कि आपको इजीली अंडरस्टैंड करे कि ये क्या चीज़ है। ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर। जितने एग्जाम्पल प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको भी डिस्कस करते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है। इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को। प्लांट्स हम सभी को पता है क्या होते हैं। अब हम ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में भी छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आपने देखा होगा जब पानी कहीं टाइम तक जमा रहता है किसी भी एक जगह पर, तब वहां पर एक ग्रीन कलर की मोटी लेयर बन जाती है। उस मोटी लेयर को, ग्रीन लेयर को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करती है, ये भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के साथ ही अपना खाना खुद बनाती है। ये भी किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होती। क्लियर। वैसे ही आपसे पूछा नहीं जाएगा, तब भी मैंने आपको इसको डाल दिया है एग्जाम्पल में कि आपको क्लियर हो जाए कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी अब क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए, तो समझ में आया क्या होता है प्रोड्यूसर। ऑर्गेनिजम्स हु मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज प्रोड्यूसर। हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड करते हैं। हमारी जो फूड चेन है उसका सबसे पहला कंपोनेंट भी प्रोड्यूसर ही है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये प्रोड्यूसर वर्ड सबको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। ठीक है।
अब इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि हु मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, own food with the help of photosynthesis. Clear? Example: plants or blue green एल्गी। आप चाहे तो आप इनका नाम दोनों का डाल सकते हैं, चाहे तो एक को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसमें हम अपने आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो है हमारे कंज्यूमर के ऊपर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंज्यूम भी नहीं होगा, अगर फिल्म प्रोड्यूस नहीं होगी तो हम उसको देखेंगे नहीं, ऐसे ही अगर खाना नहीं बनेगा तो ये कुछ खाएंगे नहीं, मतलब इनका कोई अस्तित्व नहीं है प्रोड्यूसर के बिना, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हु कांट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट्स ऑन द प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड और टू गेट द एनर्जी, क्योंकि खाना खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इनको एनर्जी किससे मिलती है? सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर से। organisms who can't synthesize their own food and directly or indirectly depends on producer. Clear? Example: animals. All animals are dependent for their food only on producers. ठीक है, अब इसके भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। अब कंज्यूमर भी हमारे 3 तरह के होते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है हमारा ओमनीवोर्स। ये कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं कंज्यूमर भी। एक होते हैं हमारे हर्बीवोर्स, सॉरी ये नहीं है, ओ है यहाँ पे, हर्बीवोर्स। दूसरे हैं हमारे कार्निवोर्स, तीसरे हैं हमारे ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? Who eats only plants, मतलब शाकाहारी। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा काऊ, डियर। ये क्या है? हमारे हर्बीवोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट्स को खाते हैं, जो सिर्फ शाकाहारी चीज, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो कौन हो गए? हमारे हर्बीवोर्स। जैसे एग्जाम्पल काऊ और डियर। सेकंड हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें कार्निवोर्स। who eat only animals। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं वो होते हैं हमारे कार्निवोर्स। जैसे हमारा लायन, ये क्या करता है? ये सिर्फ किसको खाता है? एनिमल्स को खाता है, ठीक है, वो और कुछ भी नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को। ये इनको बोलते हैं हम मांसाहारी। एक हमारे आते हैं हमारे ओमनीवोर्स, जो क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे भी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
या उनके मूड पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मूड पे डिपेंड करता है। इसमें आते हैं हमारे हु ईट्स प्लांट एंड एनिमल, हु ईट्स हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं हम, या बोल सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, या हम बोल सकते हैं हर्बीवोर्स और कार्निवर्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। इसमें आता है हमारा ह्यूमंस, हमारा भी तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आज मुझे नॉनवेज खाना है, आज मुझे वेज खाना है, तो ऐसे इनके भी मूड पे डिपेंड करता है कि आज इन्हें क्या खाना है और इनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो आई होप ये वाला टॉपिक भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने लास्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आते हैं, डिकम्पोजर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में पूछा जाता है आप सभी से। तो हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डिकम्पोजर होते कौन है, ठीक है। डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो होते हैं कौन, हमारे बैक्टीरिया और फंजाई। अब जैसे हम इसके वर्ड से समझ रहे हैं, डिकम्पोजर्स मतलब ये कुछ कर रहे हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब स्मॉल, जहां ये वर्ड आ जाए ना माइक्रो, वो होता है स्मॉल। ऐसे ही हमारे कंज्यूमर को बोला जाता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म। कभी आपसे पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि डिकम्पोजर्स का फंक्शन क्या है, डिकम्पोजर्स होते कौन है, इसको देखते हैं एक बार। डिकम्पोजर फीड ऑन द रिमेन ऑफ द अदर एनिमल, मतलब इसे समझते हैं हम। डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी होती है एनिमल्स और प्लांट की, उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है। जितने भी डिकम्पोजर का मेन फंक्शन ही ये है कि वो जितने भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खा के उनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके उसको मिनरलाइज कर देते हैं सॉइल के अंदर। मतलब सारे का सारा उनका जो न्यूट्रिएंट्स इन्होंने उनसे एब्जॉर्ब करा है अपने एनिमल्स और प्लांट से, उनको डिकम्पोज कर दिया इन्होंने बॉडी उसको डेड और डिकेइंग की, ठीक है। जितने भी मरी हुए एनिमल्स और प्लांट हैं उनको इन्होंने खाया, उनके सारे न्यूट्रिएंट्स लिए और उनको मिट्टी में मिला दिया, फिर से उनको वापस दे दिया। तो अब हम इनको समझते हैं डिकम्पोजर्स को। डिकम्पोजर्स का फंक्शन क्या होता है कि जितने भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये फीड करते हैं, मतलब खाते हैं, और उनका जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको सारा ले लेते हैं और फिर उसको मिट्टी के पास दे देते हैं, मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स सारे उसके वापस दे देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं। उन्होंने प्रोड्यूसर्स को खाया, प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को, कंज्यूमर को डिकम्पोजर ने, तो क्या हुआ, डायरेक्टली ये साइकिल चली, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, और फिर सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से हो गए, रिसाइकिल हो गए, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है। इसीलिए इनको मिनरलाइजर भी बोला जाता है, मिनरलाइजर। ये वर्ड आपसे मिनरलाइजर पूछा तो नहीं जाता है, पर आप इसको लिख सकते हैं कि दे आर ऑल्सो नोन एज मिनरलाइजर, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिनरलाइज करते हैं। सबसे पहले अब आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। अब हम इस डिकम्पोजर का मेन फंक्शन क्या है, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको खा लेना। प्रोड्यूसर है उसने खाना बनाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने रिसीव करा, फिर सेकेंडरी ने, फिर टर्शरी ने, फिर क्वार्टनरी ने, ये क्या होगा, टॉप कंज्यूमर। इसको खाने वाला तो कोई नहीं है, जब ये मर जाता है तब इसको कौन खाते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर्स खाते हैं। इस वाले ऑर्गेनिजम्स को
अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि डिकम्पोजर्स होते क्या हैं। ये कौन होते हैं? हमारे डिकम्पोजर जिसे फीड करते हैं। जब टॉप के कार्निवोर्स हमारे मर जाते हैं तब उनको कौन खाता है? डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर क्या करते हैं? खाने के बाद में उनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लेकर सारा का सारा किसको देते हैं? मिट्टी को दे देते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स। फिर वो सारे न्यूट्रिएंट्स किसको जा रहे हैं? प्लांट्स को जा रहे हैं, मतलब फिर से प्रोड्यूसर को। फिर से ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी, ऐसे ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलता रहता है। और ऐसे जितनी बार वो डिकम्पोजर डेड ऑर्गेनिज्म को खाएगा, उसके न्यूट्रिएंट लेगा और फिर उसको दोबारा से सॉइल को दे देगा। ठीक है, अब इसका हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। व्हाट आर डिकम्पोजर्स? एक तो यही हो गया कि नॉर्मली आपसे पूछ ले कि डिकम्पोजर क्या होता है। ये आपसे साथ में हमेशा 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये 1 मार्क में आएगा या ये 3 मार्क में आएगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसकी एवरेज नहीं है। तो लिस्ट द इम्पॉर्टेंट रोल दे प्ले इन द इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट का सबसे इनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? एक तो ये क्या है? मिनरलाइजर है। ये क्या कर रहे हैं? जितना भी न्यूट्रिएंट्स इन्होंने डेड बॉडी से लिया है वो सारा उन्होंने किसको वापस कर दिया? सॉइल को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा? जितना भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स था, डेड बॉडीज थी, उसको क्या करा? इन्होंने क्लीन कर दिया। तो इनको क्या बोलते हैं? क्लीनिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट का भी काम करते हैं हमारे डिकम्पोजर, क्योंकि जितना भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको जब ये खत्म कर देंगे तब क्या होगा? क्लीनिंग होने लगेगी एनवायरनमेंट में। सपोज करिए अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो जितनी भी डेड बॉडियां हैं वो ऐसे ही पड़ी रहेंगी और एक टाइम पर वो बहुत सारी बढ़ जाएंगी, और उससे क्या होगा? जितनी भी डेड बॉडीज होंगी वो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल वे में तो डिकम्पोज नहीं हो रही हैं। अब जितना भी ऑर्गेनिजम्स डेड है उसका क्या होगा? उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी क्रिएट होता चला जाएगा। तो अगर डिकम्पोजर नहीं रहेंगे तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली ये पूरी एक साइकिल को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है डिकम्पोजर्स का। तो अब आप इसको लिख लीजिएगा और आई होप आपको ये वाला सेशन समझ में आया। सो बाय, टेक केयर और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।